नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई की महाभारत जो कि महा चालीसा पर चल रही है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। हनुमान चालीसा के पाठ पर जो झगड़ा बढ़ा उसमें सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा राजद्रोह के मामले में जेल में हैं और बाहर उनके आरोप है कि पुलिस लॉकअप में उनसे बदसलूकी की जा रही है। वही नवनीत पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक और बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने उस यूसुफ लकड़वाला से 80 लाख रुपए कर्ज लिए जिसका डी कंपनी से लिंक सामने आया है। तो मेरा आज का सवाल जो मैं जनता से पूछ रहा हूं वो इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का सवाल है कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर यूसुफ लकड़वाला से लोन लेने के जो आरोप लगाए हैं, क्या उन आरोपों की जांच होनी चाहिए? आप एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर अपने जवाब हमको दे। कार्यक्रम के आखिर में फाइनल जवाब भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। क्या संजय राउत के आरोपों की जांच होनी चाहिए? अब आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं तो नवनीत राणा कांड में तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ खुद संजय राउत साहब जुड़ चुके हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं और सबसे बड़ी बात यह कि ठाकरे परिवार के सबसे नज़दीकी नेताओं में आज की तारीख में संजय राउत साहब की गिनती होती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। संजय जी, आपको शायद जानकारी होगी, जेल में बंद सांसद नवनीत राणा ने आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को शिकायत की है आपके खिलाफ, और वो ये कह रही हैं कि आपके उकसाने पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनको धमकी दी है, उनके घर के बाहर गाली गलौज किया, उस माहौल को बिगाड़ा। आपने यहाँ तक कहा कि नवनीत राणा को 20 फीट ज़मीन में दफना देंगे। उस पर वो नाराज़ थी। वो सब बातों का जिक्र वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी में लिखती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे क्या कहेंगे अभी जो सांसद है हमारे अमरावती वाली, एक तो निर्दलीय नहीं है, वो निर्दलीय, वो तो कांग्रेस और उस वक्त कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से चुनकर आई है। उनके प्रचार के लिए शरद पवार साहब, अजित पवार साहब, बड़े बड़े नेता उस वक्त गए थे। अब जय श्री राम का नारा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके पुराने भाषण देखें तो जय श्री राम को कैसा विरोध किया था ये महिला ने, आप देख सकते हैं। लेकिन छोड़ दीजिए, देखिए कोई किसी को महाराष्ट्र में नहीं धमका रहा है, ना कोई प्रोवोकेशन दे रहा है। मैं तो मुंबई में भी नहीं था उस वक्त। वो जो महिला सांसद बोल रही है, मैं मुंबई में नहीं था। मुंबई में ये सब कुछ जब चल रहा था, ये सब महाभारत आपकी भाषा में, मैं मुंबई में भी मौजूद नहीं था। और फिर भी अगर ये देखिए, अभी संजय राउत एक कैसा नाम है, दूसरा किसका नाम ले सकते हो? एक तो मुख्यमंत्री का ले रही है या मेरा नाम ले रहे हैं। बात ऐसे, धमकियां किसने दी? धमकियां उसके पति जो है एमएलए है रवि राणा, और उसने दी। मैं मातुश्री में घुसूंगी, मैं ये करूंगी, मैं ऐसा करूंगी। मुख्यमंत्री के बारे में जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है वो शोभा नहीं देता। आपके मुख्यमंत्री के साथ मतभेद हो सकते हैं, आप उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी कर सकते हो, डेमोक्रेसी है, आप उनको सवाल पूछ सकती हो। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल एक महिला सांसद मुख्यमंत्री के बारे में करती है, आप देख लीजिए, खुद ही सुन लीजिए और बता दीजिए किसने किसको धमकी दी है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। नहीं, पर संजय भाई ये बात हमने सच्चाई उनका नहीं पूरा है। सम्मान ये किया। बात देखिए, सच्चाई नहीं है तो क्या? विरोध, ये बात सच्चाई नहीं है क्या? उन्होंने ये कहा कि मातुश्री के सामने जाके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। हनुमान चालीसा का पाठ करना उनका एक तरीके से सियासी विरोध जताना था शिवसेना की राजनीति पे। इस पर राजद्रोह लगा दिया आपने। अरे छोड़ दीजिए, राजद्रोह इसलिए नहीं लगाया है कि हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। ये गलत है, ये गलत परसेप्शन है। हनुमान चालीसा आप आपके घर में पढ़ो, मंदिर में जाकर पढ़ो, आप एक भव्य समारोह का खुद आयोजन करो। होता है ना, राम कथा का आयोजन होता है ना महाराष्ट्र में, देश में राम कथा का हनुमान महाराष्ट्र में तो जगह जगह पे होता है ना। दसरा के होता है, हमारे यहाँ गुड़ी पाड़वा में होता है, रामनवमी में होता है। किसको किसने रोका है भाई? ये तो राम भक्त अभी बन गई महिला। मातोश्री के सामने आने का और आकर हनुमान चालीसा पढ़ना, ये क्या चीज है?
हाईकोर्ट ने भी फटकार इतनी लगाया बड़ी ना कि आप पार्टी आपके घर में पढ़ शिवसेना लीजिए। आपकी दूसरे के घर में मुंबई क्यों में घुस रही है? महाराष्ट्र में तूती बोलती है, आपके मुख्यमंत्री हैं शिवसेना के, वो एक सांसद के मातुश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने से क्यों डर गए? और वो महिला तो अपने घर से निकली भी नहीं, आप घर से पकड़ के लाए और अरेस्ट कर लिया और सेडिशन लगा दिया। ये नहीं, ये आपका जो शब्द है बहुत गलत है इस्तेमाल है कि डर गए। ये बात डरने की नहीं है, किसी से डरने की नहीं है। ये बात है कि जिस तरह से आप इसकी राजनीति करने जा रहे थे, और आपको ये नवनीत राणा तो एक प्यादा है, उसके पीछे और कुछ लोग हैं। आपको मालूम है नवनीत राणा जैसे लोग प्यादे होते हैं। और मैंने जो आपको बताया, मैंने बताया ना कि उसका जो फाइनेंशियल कनेक्शन डी गैंग से आया है। 1992 में बाबरी गिरने के बाद मुंबई में जो माहौल पैदा हुआ था उसमें भी डी गैंग थी। अभी भी ये हनुमान चालीसा और ये सब जो चल रहा है ना, उसके पीछे सब मुंबई में दंगे भड़काना, मुंबई में पूरा एक बार माफिया राज करना, ये भी उसके पीछे यही कनेक्शन है। ये सब लोग प्यादे हैं। अगर मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल करने के लिए सरकार को कुछ कदम लेने पड़ते हैं, तो डरने की बात क्या है? सरकार है हमारी, जरूर हमारे गृह मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार इस प्रकार के कदम उठा सकती है। और कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में, नहीं तो आप देश के कोने में, चाहे हमारे आप पार्टी डरे का हो नहीं, या किसी लेकिन और आपने पार्टी का हो। डराने के लिए ऐसा किया, ये आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ अगर राजनीतिक तौर पर आप आवाज उठाओगे तो हम आपको जेल में बंद कर देंगे। बात ऐसी है, नहीं, जेल में हम क्यों बंद करें? जेल तो कोर्ट बंद करता है ना, कानून से। जेल के पुलिस मालिक तो हम आपकी नहीं है ना, पुलिस तो कानून आपकी के है ना। मालिक तो दिल्ली में बैठे हैं। न्यायालय के मालिक तो दिल्ली में बैठे हैं ना। आजकल न्यायालय पर किसका नियंत्रण है सबको मालूम है। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? गलत है ये। नहीं पर संजय भाई, आप जिस डी कंपनी की बात कर रहे हो, आज तस्वीरें आ गई हैं यूसुफ लकड़वाला की आपकी पार्टी के नेताओं के साथ, उसका आप क्या करेंगे? ये देखिए माजिद मेमन जिनके आप पार्टनर हैं, उनके साथ यूसुफ लकड़वाला की तस्वीर है। पवार साहब के साथ यूसुफ लकड़वाला है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब तो यूसुफ लकड़वाला के संबंध राजनीतिक पार्टियों के साथ सबके साथ है। मत जाइए। मैंने फिनेंशियल आर्थिक जो उनसे जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में बताया है। आर्थिक व्यवहार जो है उस बारे में बताया। किसके साथ क्या फोटो? हमारे साथ 10 पूरे दिन में 100 लोग आते हैं, फोटो निकालते हैं, छोड़ दीजिए वो। मैंने व्यवहार की बात की है कि ऐसे व्यक्ति से व्यवहार है जो ईडी के कस्टडी में था, जिसने 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग है उसने की है, उसके लिए ईडी ने उसको अरेस्ट किया था और ईडी के लॉकअप में उसकी मौत हो गई। उस व्यक्ति के साथ इस महिला सांसद ने एक व्यवहार किया है। मैंने इतना ही कहा कि उसकी जांच हो। अगर नवाब मलिक की जांच हो सकती है, अनिल देशमुख की जांच हो सकती है, हमारी जांच हो सकती है, किसी के साथ व्यवहार किया इसलिए, तो मैंने इतना ही कहा है कि इसकी भी जांच हो जाए। और उसमें इतने तिलमिलाने का कारण नहीं है बीजेपी को। उसका फोटो निकालो, उसका फोटो निकालो। भाई जांच होने दो ना, जांच से क्यों डरते हो आप? नहीं पर एक आरोप आप पर भी लग रहा है। आपको बताना चाहता हूँ संजय भाई, छोटी सी संजय भाई, एक आरोप आप पर भी लगा है, मैं सुनवाता हूँ। बीजेपी के नेता हैं आपके मुंबई के मोहित कंबोज, वो क्या कह रहे हैं सुनिए आपके बारे में और यूसुफ लकड़वाला के बारे में। बन गया जो भी है, जैसा भी है, उसको आप लोगों ने नेता बना दिया है। क्या है? रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेके सुनिए मोहित कंबोज क्या बोल रहे हैं। मोहित कंबोज ने क्या कहा आपके और यूसुफ लकड़वाला? जिस तरह से आज यूसुफ लकड़वाला बॉम्बे का इतना बड़ा बिल्डर है जिसके संबंध संजय राउत से खुद के हैं, एवरशाइन करके की रिजॉर्ट करके महाबलेश्वर में उसका 5 स्टार होटल है। कितनी बार यूसुफ लकड़वाला का, कितनी बार संजय राउत जाके वहां रुकते हैं, उनके अच्छे मित्र हैं। आज किसी के मरने के बाद ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हो। संजय राउत को शर्म आनी चाहिए। संजय भाई, आपके ऊपर आरोप है कि आप यूसुफ लकड़वाला के होटल में जाके रुकते हैं महाबलेश्वर में। अरे भाई छोड़ दीजिए, मैं मेरे जिंदगी में महाबलेश्वर में एक बार भी नहीं गया हूं। ये छोड़ दीजिए, होटल बिटल की बात छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर की बात करते हो ना, मैं मेरे जिंदगी में एक बार भी महाबलेश्वर नहीं गया हूं। होटल की तो बात छोड़ दीजिए। क्या बोल रहे हैं लोग? तो ये मोहित कंबोज झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहे हैं। अरे आप देख लीजिए, मैं मेरे जिंदगी में, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। मैं पुणे के आसपास तो एरिया है महाबलेश्वर,
मैं मेरे जिंदगी में ना किसी होटल में जाकर रुका हूं, ना उस एरिया में गया हूं कभी। और अगर ये साबित हो एक गया बार तो गया था, हमारे पार्टी का कुछ शिविर था, वो भी। अरे छोड़ दीजिए, क्या साबित करेंगे, क्या साबित करेंगे? क्या कोर्ट लगाया क्या किधर बाहर? भाई पता, मुझे नहीं पता मोहित कंबोज क्या करेंगे तो वो जाने, लेकिन मैं ये जरूर जानना आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है जिस ईडी अरे की भाई जांच की छोड़ बात, दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं मैं छोड़ूं ना छोड़ूं उससे फर्क थोड़ी पड़ता, मोहित क्या? कंबोज क्या करेंगे, मैं उस पर जा रहा हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं संजय भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूं, इसके ये बड़ा बड़ा सवाल है, आप ईडी से जांच की मांग कर रहे हैं, वो ईडी जो आपके ऊपर भी जांच कर रही है, आपके परिवार के ऊपर, वो ईडी बात ऐसी है, जो ठाकरे परिवार पर भी आप जांच जरा- कर रही है। आप जरा सवाल, आपके सवाल बदल लीजिए, करने दो ना। तो जांच हो गया तो क्या, जांच से कोई डरता है क्या? केंद्रीय जांच एजेंसी किसके कंट्रोल में काम करती है, किसके इशारे पे काम करती है, सबको मालूम है। कोई डरने की बात नहीं। आपके परिवार पर गंभीर आरोप हैं। होने दो, आरोप है ना, तो हम डर गए क्या? झूठे आरोप से कोई डरता नहीं हमारे यहाँ। ये बीजेपी के महाराष्ट्र नेता, है और ये शिवसेना है। बीजेपी ये के झूठे नेता आरोप- के, झूठे आरोप, बीजेपी के ने- झूठे आरोप, ये बयानबाजी। अरे क्या बीजेपी के नेता लगाया आपने? भूल जाओ। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप आरोपी हैं, आप गिरफ्तार होने वाले हैं, इसीलिए आपने मोर्चा खोला है बीजेपी के खिलाफ, इसीलिए किरीट सोमैया पे हमला कराते हैं आप लोग। अगर हमको, अरे भाई कौन किरीट सोमैया, आप क्यों उनको महत्व देते हो? छोड़ सांसद दीजिए, रहे हैं भाई, सांसद रहे हैं, जिस हाउस में आप बैठे हैं उस हाउस में एक जमाने में वो भी बैठे अरे थे। इस देश में हजारों एक सांसद बैठे हैं, काम करते हैं अपना अपना, लेकिन इस प्रकार का गंदा काम कोई करता नहीं, ब्लैकमेलिंग का। क्या शिवसेना और बीजेपी के संबंध बिल्कुल खत्म हो आपको चुके हैं मालूम है आज की ना, तारीख में? ये आपको मालूम, आपको मैं इतना बताना चाहता हूं, ये किरीट सोमैया आईएनएस विक्रांत घोटाला जो हो गया मुंबई में, उसका एक आरोपी है। उसने बहुत बड़ा घोटाला किया है, उसकी जांच चल रही है, और वो बेल पर छुटा हुआ एक गुनहगार है। अब उसके बारे में क्या पूछते हो सवाल मुझे? उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया है उद्धव ठाकरे पर, उन्होंने उद्धव ठाकरे पर बहुत गंभीर आरोप लगाया, माफिया चलाते गुनहगार यहां क्या तक आरोप कहा। लगाएगा? मैं सुनवा देता हूं, सुनिए, एक- 20 सेकंड 20 हाँ, सेकंड की ठीक साउंड बाइट है, उनको अगर लगता है 20 नहीं नहीं सेकंड। नहीं नहीं, मुझे कोई सुनने की जरूरत नहीं है, मैं इसके तो लिए यहाँ मैं नहीं पढ़ बैठा देता हूं। हूं, नहीं मैं नहीं, पढ़ ये देता बात हूं, गलत है, मैं मैं कोई पढ़ बात नहीं देता हूं सुनूंगा। आप संजय मेरे- भाई, मैं पढ़ देता हूं। हाँ, उद्धव आप पढ़ ठाकरे माफिया सेना के सरदार हैं, जो टेरर और लोगों में डर पैदा करके लोगों के घर में घुसकर लोगों को मारते हैं। मनसुख हिरेन भी ठाकरे ने ही करवाया था। ये किरीट सोमैया के शब्द हैं। अरे भाई ऐसे इस देखो, ये माथे फिरू लोग हैं, आप उनकी क्या बात सुनाते हो पब्लिक को? कौन है ये लोग? मैं आपको बार बार बोलता हूं, और ऐसे सवालों के लिए आप आपका प्रोग्राम का टाइम मत वेस्ट करो। भाई दो धड़े लड़ रहे हैं आपस में, महाराष्ट्र की दो बड़ी ताकतें जो 25 साल तक दोस्त रहीं, आज सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी हैं। पूरी देश की राजनीति आज शिवसेना बनाम भाजपा के आसपास घूम रही है। मैं क्यों ना सवाल करूं, जब संजय राउत इंडिया चाहता है पे आए ये हैं, तो हमने इंडिया ये जानना चाहता है संजय राउत से कि जो गंभीर इल्जाम आपकी और आपकी पार्टी पर लगे हैं कि आप गुंडों की पार्टी हैं, आप मरवाते हैं लोगों को, तो आप इसकी सफाई देना आपका काम है कि नहीं है? नहीं, क्यों सफाई दो? अगर कुछ हुआ ही नहीं है, गलत इल्जाम लगाते हैं लोग, झूठ बोलते हैं लोग, परसेप्शन तैयार करते हैं सोशल मीडिया से, केंद्रीय सेंट्रल एजेंसी के मिसयूज करके महाराष्ट्र में आकर हमको बदनाम करते हैं, तो हम जवाब क्यों दे? उसको छोड़ दीजिए, हम उनको तरफ ध्यान भी नहीं देते। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कर रहे आपसे। दोनों जो करना है हो, हमने रोका है क्या? नहीं, वो तो कर ही रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, आपने एक बात कही कि 20 फीट गड्ढे में गड़वा देंगे, हाँ, ये आपने कहा, तो ये भड़काऊ बयान नहीं है क्या? हाँ, आप गड़वा पर देंगे, क्यों नहीं, क्यों नहीं? आप पर क्यों नहीं राजद्रोह लगना किसको चाहिए? गड़वा देंगे? नवनीत राणा जी के लिए आपने कहा था। किसको किसको? आप एक बार मेरा आप बयान देख लीजिए, आपने नाम किसी का क्या नहीं लिया बोला है, है देख लीजिए। आपने नाम किसी का नहीं लिया है, पर भाव समझ तो में आ रहा है ठीक कि है आप ना। किसके लिए बोल रहे हैं। जब मातुश्री के ऊपर नहीं, देखिए वो समझने वालों को इशारा काफी है, चलो। नहीं तो सवाल ये कि आप इस तरह की भाषा समझने वालों को बोलेंगे इशारा काफी है। एग्रेसिव, तो वो जायज है,
और वो नवनीत राणा बोलेंगी तो गलत है। ये एक पैमाना क्यों नहीं हो सकता संजय भाई? मैं मालूम नहीं देखो उस महिला ने क्या भाषा का इस्तेमाल किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना ही मालूम है मुख्यमंत्री जी के बारे में हमारे उसने जिस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसको जिस भाषा से समझ देनी चाहिए उस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमको बाला साहब ठाकरे जी से जो हमें सीख मिली है यही है। ये महाराष्ट्र में अगर आप आकर हमारे मुख्यमंत्री, हमारे शिवसेना प्रमुख, हमारी मातोश्री उसके बारे में गलत सलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो लोग चुप कैसे बैठेंगे? शिवसेना की अगर आपको देखिए, शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, प्रखर राष्ट्रभक्त है, एक हिंदुत्ववादी पार्टी है। जरूर हम एग्रेशन में बात बोलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन गलत काम कभी नहीं करते। नहीं तो आप इस बात का मुझे आंसर दीजिए, मुझे समझाइए, क्या नवनीत राणा पर राजद्रोह का मुकदमा स्टैंड कर पाएगा? बहुत से लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आज 108 ब्यूरोक्रेट्स ने जो चिट्ठी लिखी है पीएम को, उन्होंने भी कहा, उनमें से फॉर्मर होम सेक्रेटरी हमारे साथ लाइव थे पिल्ले साहब, उन्होंने कहा कि ये ज्यादा है, ये सेडिशन नहीं बनता है। अरे छोड़ दीजिए ना सेडिशन। फिर आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में कैसा सेडिशन बन गया, किसी ने कार्टून निकाला किसी के खिलाफ। ये अपना जिग्नेश मेवानी के ऊपर कौन से सेक्शन लगाए आप देख लीजिए एक बार। यूपी में अब तक 20-25 पत्रकारों के ऊपर किस प्रकार के सेडिशन के सेक्शन लगाए थे। जो स्टैंड अप कॉमेडियन थे उसका ऊपर कौन से सेक्शन लगाए थे? यू हैव आंसर्ड मी राउत साहब, यानी आप बदले की राजनीति कर रहे हैं। आप यू हैव आंसर्ड मी यानी आप बदले की राजनीति कर रहे हैं कि अगर यूपी में गलत हो रहा है तो हम भी गलत करेंगे। ये हमारी परंपरा नहीं है। ये जो बात आप बोल रहे हैं ना, ये आप गलत बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में कभी भी बदली की राजनीति कभी भी नहीं हुई है। ये महाराष्ट्र स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां बदली की राजनीति से कोई काम नहीं होता। फिर फॉर्मर होम सेक्रेटरी जीके पिल्लई साहब को ये क्यों बोलना पड़ा कि गलत सेडिशन लगाया? होम सेक्रेटरी रह चुके हैं भाई वो। तो अभी न्यायालय में जाएगा मामला, तो न्यायालय तय करेगा। मैं कैसे बोल सकता हूं? मैं पुलिस कमिश्नर नहीं हूं, मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं हूं, या मैं न्यायालय नहीं हूं। न्यायालय देख लेगा। पर आप बंटी बबली बोलते हैं, आप कभी कहते हैं कि गड्ढे में गड़वा देंगे। आप पर मुकदमा नहीं होगा क्योंकि आपकी पुलिस है, नवनीत राणा पर होगा क्योंकि वो आपकी विरोधी है। ऐसा नहीं है, मेरे पे भी बहुत मुकदमे चल रहे हैं। नहीं तो महाराष्ट्र पुलिस ने कोई मुकदमा थोड़ी किया है। मुकदमे चल रहे हैं भाई, सेंट्रल एजेंसीज के मुकदमे हो तो ईडी के मामले हैं। क्यों नहीं, बहुत मुकदमे हैं। अरे छोड़ो, ईडी क्या है। अच्छा एक बात बताइए, जिसको करना करने तो क्या करेंगे? अरेस्ट कर जेल में डाल देंगे ना, डालो। क्या ये जो लड़ाई है अमरावती की, जिस तरीके से नवनीत राणा जीती और एकनाथ अड़सूल साहब हारे, क्या शिवसेना के लिए ये बहुत बड़ा झटका था? इतनी मजबूत सीट जहां आप लगातार 20-25 सालों से जीत रहे थे, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से हार गए, देखो इसीलिए लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है। चुनाव में हार जीत होती है, डेमोक्रेसी है, चुनाव में हार जीत होती है। शिवसेना के सांसद महाराष्ट्र में पहली बार नहीं हारे हैं, उसके पहले भी बहुत हमारे बड़े बड़े नेता हार गए हैं, वापस जीते हैं। तो ये कोई हार जीत की लड़ाई नहीं है। पर यह बात तो आप मानेंगे ना संजय भाई कि देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 भाजपा जीत गई। उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना बड़ा, आपने कहा कि बीजेपी हारेगी, वहां आप गए नरेंद्र मोदी और वहां पर भी बीजेपी जीती मजबूती के साथ। देखो बात ऐसी है भाई, देखो बात ऐसी है, डेमोक्रेसी है। जीत को जीत ही कहेंगे हम, जीत को हार नहीं कहेंगे। नरेंद्र मोदी देश के बड़े नेता है, मोदी जी लोकप्रिय नेता है। मोदी जी के मुकाबले आज कोई नेता नहीं, ये कहने वाला संजय राउत है हमेशा। तो क्या आप चाहेंगे दोबारा बीजेपी और शिवसेना एक हो जाए, दोस्ती हो, गठबंधन हो आगे जाके कभी भी? नहीं, अभी ये समय निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुके हम। क्योंकि बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं, मातोश्री तक सरकार की एजेंसियां पहुंच गई हैं, रश्मि जी के भाइयों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, आपके परिवार पर छापे पड़ रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है। देखो भाई,
ये हमले ममता बनर्जी के ऊपर हो रहे हैं, उनके भांजे के ऊपर हो रहे हैं। यही हमले तमिलनाडु में भी चलेंगे, ये हेमंत सोरेन के खिलाफ चलेंगे, ये तेलंगाना में चलेंगे, ये महाराष्ट्र में चलेंगे, ये कभी यूपी में नहीं चलेंगे, ये मध्य प्रदेश में नहीं चलेंगे, ये कर्नाटक में नहीं चलेंगे। तो ये जो खेल है ये सब पब्लिक जानती है क्या है ये, और आप भी जानते हैं। तो कैसे हराएंगे बीजेपी को आप? क्या प्लान है 2024 के लिए, या उसके पहले अभी आप बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, कैसे जीत पाएंगे भाई? बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, आप कह रहे हो वो एजेंसियों का इस्तेमाल करती है अपने फायदे के लिए, तब तो देखो ये चुनाव के समय लड़ेंगे। अभी हमारी दूसरी लड़ाई है, वो लड़ेंगे और जीतेंगे। कैसे कैसे जीतेंगे संजय भाई? यही तो आपको समझाना है मेरे दर्शकों को। अरे हम भी नहीं, मैं क्यों समझाऊं? जब जीतना है तो जीत लेंगे हम ना, और पब्लिक देखेंगे, आपके दर्शक देखेंगे कि हम मुंबई जीत गए। नहीं, आप तो यूपी भी लड़ने गए थे, क्या हुआ? नहीं कहा, बहुत ही कम वोट मिले। बात ऐसी है, हाँ हार गए ना, उसमें क्या हो गया? यूपी हमारा बेस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे किसी राज्य में। अभी केरल में बीजेपी गई तो क्या हो गया? आपने सवाल पूछा बीजेपी को, केरल में आपको क्या मिला? पंजाब में क्या हो गया? ये सवाल कभी उनको पूछिए, पंजाब में आपका क्या हाल हो गया, केरल में क्या हो गया? ये सवाल क्या शिवसेना के लिए है सिर्फ? आने वाले वक्त में राष्ट्रपति चुनाव आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव आ रहे हैं संजय भाई, क्या आप लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे? जी हाँ, जी हाँ। देखो आप, अभी विपक्ष तो कैंडिडेट खड़ा करेगा ना, क्यों नहीं करेगा भाई? जरूर करेगा। नंबर कहाँ है, कैसे लड़ेंगे? हाउस में तो नंबर बीजेपी के पास साफ तौर पर है। देखिए, ये तो सबको मालूम है नंबर नहीं है, उसका मतलब चुनाव नहीं लड़ना ऐसा नहीं होता ना। नंबर अगर नहीं है किसी के पास, बहुत बार ऐसा होता है, नंबर नहीं होता है फिर भी लड़ाई होती है। तो नंबर कहां से लाएंगे? कुछ उसका इंतजाम कर रहे हैं आप लोग? कोई रणनीति बना रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी ये तो सब लोग एक साथ मिलकर बैठेंगे तब ये निर्णय होगा उस बारे में। मैं अकेला तो नहीं बोल सकता, या उद्धव ठाकरे अकेले नहीं बोल सकते, या शरद पवार साहब अकेले नहीं निर्णय ले सकते। क्या पवार साहब उम्मीदवार हो सकते हैं राष्ट्रपति पद के लिए? क्योंकि वो बीजेपी के भी कहे जाते हैं करीबी हैं, मुझे नहीं संबंध अच्छे हैं टॉप लीडरशिप से। मुझे नहीं लगता। नहीं, बीजेपी कोई पवार साहब जैसे बड़े नेता को जो रबर स्टैम्प बनने को तैयार नहीं, ऐसे नेता को राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। तो बीजेपी को आप कह रहे हैं रबर स्टैम्प राष्ट्रपति चाहिए? मैं ऐसा नहीं कहा कि पवार साहब एक अपना, उनका जो कद है राजनीति में, वो कद ऐसा है कि वो अपने निर्णय खुद लेते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं देश को। बड़े नेता है, अनुभवी नेता है। संजय भाई, एक बड़ा मामला है, क्योंकि आज हम जिस तारीख को बैठे हुए हैं, आपसे 3-4 दिन के बाद ईद आ जाएगी, ईद की फेस्टिविटीज़ आनी है। बड़ा ऐलान किया है राज ठाकरे ने, पहले वो रैली करेंगे औरंगाबाद में, फिर वो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर के सामने वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, नहीं हटे। कैसे मुकाबला करेंगे? कैसे इस कठिन परिस्थिति से सरकार लड़ेगी? ये सरकार को जो करना है सरकार कर लेगी ना। ये थोड़ी ऐसी कोई बात है कि सरकार ऐसी स्थिति से निपट नहीं सकती। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल करने वाले बड़े बड़े अधिकारी है, गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय है, कर लेंगे। यूपी में बगैर घमासान के लोगों ने लाउड स्पीकर हटा लिए हैं, लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम कर लिया है। महाराष्ट्र में क्या इनिशिएटिव आपकी सरकार ले रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो? महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है ना। महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन होगा, क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। अभी भी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन होगा, ये मैंने कहा है। और राज ठाकरे की रैली औरंगाबाद में, अब सरकार निर्णय लेगी। मैं सरकार नहीं हूं, गृह मंत्रालय है, वहां के पुलिस कमिश्नर है। वो तो पहले ही मना कर दिया, 144 लगा दिया, रैली वैली की कैंसिल, अभी तक इजाजत नहीं दी। ठीक है, ठीक है,
देख लेंगे। अभी तक तो मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है, लेकिन सरकार है। क्या राज ठाकरे और से सरकार डरते हैं? सक्षम है कोई भी निर्णय लेने में। क्या राज ठाकरे से शिवसेना घबराती है उनकी लोकप्रियता से? आपको लगता है उनकी लोकप्रियता है? वो कितने कहते एमएलए हैं, आपको मालूम है उनके? उन्होंने एक शब्द कहा या कितने लाउडस्पीकर कॉर्पोरेटर पे, आपको मालूम है? हनुमान चालीसा पे पूरे देश में बहस चल गई आपके- पिछले 20 दिनों से। आपके पास जानकारी है? आपके मुझे लगता है आपके पास ठीक से जानकारी नहीं है उनके बारे में। बताइए, आप बता दीजिए। नहीं, मैं क्यों बताऊं? नहीं, मैं क्यों बताऊं? इतना टाइम कहाँ है? मुझे तो ये पता है संजय भाई कि उन्होंने देखिए, कहा आप एक बार जानकारी हनुमान लीजिए। चालीसा की बात और पूरे देश में बहस छिड़ गई। उन्होंने कहा कि म्यूजिक वॉल्यूम कम होना चाहिए, पूरे देश में बहस छिड़ गई। उनका नंबर हो ना हो तो एमएलए के तौर पे, कॉर्पोरेट के बहस तौर पे, बहस- उन्होंने एक ऐसी बहस छेड़ी है जिसे पूरे देश में बात बहस चल ऐसी रही है। है, बहस छेड़ने वाले कौन लोग हैं आपको मालूम है? बहस छेड़ने वाले लोग कौन है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, कौन बताइए ना। ताकत दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? भाजपा कौन दे रही है, क्या कर बोलिए रहा ना। है? आप तो खुल के बोलते हैं। देश को मालूम है। नहीं, भाजपा दे रही है, कौन दे रहा नहीं, है? नहीं, आप देख लीजिए। नहीं, सबको मालूम है, छोड़ दीजिए, चलो। पर मतलब नवनीत राणा के पीछे कोई है, राज ठाकरे के पीछे कोई है, जो कोई है उसको क्यों तंग कर रहा है? वो आपको क्यों आपके लिए चुनौती खड़ी कर रहा है? ये तो सियासी लड़ाई है ना, कि कानूनी लड़ाई है? बात ऐसी है कि हम तो तंग नहीं, बात ऐसी है कि आपको किसने कहा कि हम तंग हो रहे हैं? हम क्यों तंग हो जाए भाई? देखिए, सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। शिवसेना शिवसेना है। कोई जन्म भर पावर में बैठने के लिए नहीं बैठा यहां। कभी ना कभी ये पावर छोड़नी पड़ती है। ये हमारा हमेशा एक मंत्र रहा है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, ये अमर पट्टा लगाकर कोई आता नहीं है कि भाई मैं ही बैठूंगा और मैं ही रहूंगा। ऐसा नहीं है। सबको आना है, सबको जाना है। तो आप ये छोड़ने को तैयार है सत्ता? क्या समझूं मैं आपके इस बयान से? नहीं, आप कुछ भी सवाल पूछेगा और मैं जवाब दूं, ऐसा नहीं होता है ना। आप ही ने कहा कि सत्ता आती है जाती है। सरकार का टेन्योर मैंने तुरंत जोड़ा, लगभग 2.5 साल का हो गया है। ये देश के लिए बोलता हूं मैं। ये डेमोक्रेसी है। दिल्ली में भी कोई टिका नहीं है, ना किसी स्टेट में टिका है। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। संजय भाई, एक चीज और, आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के बारे में, जो परिस्थितियों से कांग्रेस जूझ रही है आज की तारीख में, आपको लगता है कि उसका रिवाइवल हो सकता है? और कौन कर सकता है? अगर भारतीय जनता पार्टी का रिवाइवल हो गया, 2 एमपी से यहां तक पहुंच गए, इस देश में डेमोक्रेसी में किसी का भी रिवाइवल हो सकता है। राहुल गांधी आएंगे कभी मातुश्री? क्यों नहीं होगा रिवाइवल? आपको क्यों नहीं आएंगे? जरूर आ जाएंगे। अगर मुंबई में आते हैं तो जरूर मातुश्री में आएंगे। हमने उसको बहुत बार कहा है कि आपको आना चाहिए महाराष्ट्र में। नहीं तो वो रिवाइवल राहुल गांधी करेंगे कि प्रियंका गांधी करेंगी? आपके हिसाब से कौन? अब ये कांग्रेस की बात मैं कैसे कहूं? आपके हिसाब से, आप तो पत्रकार भी रहे ना, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। मामला है। मैं पत्रकार हूं तो मैं मेरे अखबार में सामने में लिखूंगा, मुझे लिखना है। प्रशांत किशोर को नहीं साथ पाए। प्रशांत किशोर चले गए उनके पास से। क्या प्रशांत किशोर बहुत ही डिमांडिंग आदमी है? क्योंकि आपने उनके साथ काम किया, इसलिए पूछ रहा हूं। मुझे नहीं, मैंने नहीं काम किया है उनके साथ। आपकी पार्टी ने तो किया है। मैं उनके बारे में जानकारी रखता हूं, लेकिन मैंने काम नहीं किया है। मैं उनके बारे में जानकारी रखता हूं, लेकिन मैंने काम नहीं किया। मेरा अनुभव नहीं है कोई उनके साथ। तो प्रशांत किशोर की अब मदद लेनी चाहिए थी, कांग्रेस को नहीं लेनी चाहिए थी? ये सलाह तो आप दे सकते हैं ना। अभी मैं कैसे बोल सकता हूं? अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने उनके नेता चला लेते हैं। पर वहां तो जबरदस्त सरफ ट्रबल चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 धड़े हैं, राजस्थान में 2 धड़े हैं, जहां पे 2 सरकार, 2 बात ऐसी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आप मुझे सवाल पूछना ठीक नहीं है। आपके दोस्त हैं,
आपको सलाह चलिए, दें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी एक मच। आखिरी सवाल नहीं, सर। ठीक है, चलो। आखिरी भाई, आखिरी सवाल संजय चलिए, भाई, आखिरी thank सवाल, आखिरी सवाल। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, बोलिए। एनआईए, ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, इसके रोल को आप कैसे देखना चाहते हैं? क्या, मैं आप आगे की बात कर रहा हूं, आप लोग कहते आए हैं कि एजेंसीज का इस्तेमाल सरकार करती है, ये एजेंसीज कैसे निष्पक्ष तौर पर काम करें, इसके बारे में क्या रोल हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक सजेशन दिया है कि ये 3 एजेंसी के ऊपर और एक एजेंसी लगनी चाहिए जो सबको मॉनिटरेट करे, इंडिपेंडेंट काम करे। आज तो उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, सबको मालूम है। अगर पॉलिटिकल इस्तेमाल करना बंद करे तो ये एजेंसी निपक्षपाती रूप से काम कर सकती है। लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये तो जिसकी भी सरकार आती है दिल्ली में ये कर लेते हैं, लेकिन आज के इतना इस्तेमाल, गैर इस्तेमाल कभी नहीं हुआ था, इतना मैं कह सकता हूं। आज थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है और ये देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, थैंक यू सो मच, वक्त निकाला, जुड़े हमारे साथ आप, थैंक यू। तो ये थे शिवसेना के सांसद संजय राउत, और खुलकर हमला बोलते हुए कि जो कुछ आज महाराष्ट्र में हो रहा है, नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा साफ था, ये सब भाजपा के इशारे पर एक तरीके का अनरेस्ट पैदा किया जा रहा है, चाहे वो नवनीत राणा का मामला हो या फिर राज ठाकरे की बात हो रही है, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का। और सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ बोलते क्यों नहीं है? विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने मंच चुना कोरोना को लेकर हो रही मुख्यमंत्रियों की बैठक का। तमाम मुख्यमंत्री एक साथ लाइव थे प्रधानमंत्री के साथ, और प्रधानमंत्री ने सबके उन सवालों का जवाब दिया जहां विपक्ष के नेता ये कहते रहे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री ने उल्टा अपनी विरोधी राज्य सरकारों को कहा कि वो अपने हिस्से का अगर वैट कम कर दें तो उनके राज्य के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, आम व्यक्ति को भी महंगाई से राहत मिलेगी। राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहाँ टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। कोरोना के सूरते हाल पर बुलाई बैठक में मंथन हो रहा था। मुख्यमंत्री गौर से सुन रहे थे। इसी बीच पीएम ने वो मुद्दा उछाल दिया जिसका अंदाजा किसी को था ही नहीं। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। जिस पेट्रोल डीजल ने जेब और जीवन दोनों को डावाडोल कर रखा है, उसी मुद्दे को पीएम मोदी ने एक डिस्क्लेमर के साथ उन मुख्यमंत्रियों पर तंज कसा जो महंगाई के लिए कोसते तो केंद्र को हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से खजाना अपना भरते हैं। मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। और जिस बोझ की बात पीएम कर रहे हैं उसे आपको कुछ आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं। गुजरात के गांधीनगर में पेट्रोल 105 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर है। कर्नाटक ने टैक्स कम किया तो बेंगलुरु में पेट्रोल 111 रुपए 7 पैसे का हो गया, जबकि कर्नाटक के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी में पेट्रोल की कीमत 119 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर है।
यूपी में टैक्स कम है, इसलिए लखनऊ में पेट्रोल 105 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर है, जबकि यूपी से सटे राजस्थान की राजधानी जयपुर में कीमत 118 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर है। असम में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर है, लेकिन कोलकाता में पेट्रोल 115 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। पीएम मोदी ने इसके आगे ये कहा कि इसके विस्तार में नहीं जाएंगे कि जिन्होंने टैक्स कम नहीं किया उन्होंने कितना कमाया, लेकिन ये आंकड़े हम आपको बता देते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 है महाराष्ट्र, जिसने 4 नवंबर से अब तक कुल 3,472 करोड़ रुपए कमाए। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, जिसने अपने खजाने में 2,924 करोड़ रुपए भरे। पेट्रोल डीजल से आंध्र प्रदेश को 1,371 करोड़ का राजस्व मिला। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसकी कमाई 1,343 करोड़ रही। तेलंगाना ने 1,302 करोड़ और केरल ने 1,187 करोड़ कमाए। झारखंड 664 और सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम करने वाली दिल्ली सरकार ने भी डीजल से 173 करोड़ रुपए राजस्व कमाया है। तुम गुजरात को कितना रुपया दिया? हमारा कोई एतराज नहीं है, दे दो जितना भी मर्जी। यूपी को कितना दिया? महाराष्ट्र को कितना दिया? बंगाल को कितना दिया? जो ऑपोजिशन स्टेट है उसको अब रुपया देते नहीं, लेते हैं। और इसका बाद हम आ भी करते हैं तो हो जाता है चर्चा। आप कोतल भी करते हैं तो नहीं होता है बदनाम। पहले साफ नियत से 26 लाख करोड़ का हिसाब दें जो उन्होंने ईंधन पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया है, और उसको भी कम करें। फिर आकर कोई हक बनता है आपका राज्यों से ये बात करने का। मैं समझता हूं कि वो स्वास्थ्य पे कम और पेट्रोल और डीजल पे बात ज्यादा उन्होंने कर दी, और ये मीटिंग विशुद्ध रूप से राजनीतिक मीटिंग बनके ये रह गई। पीएम मोदी की इस बात पर मिर्ची लगनी ही थी सो लग गई। जिनकी आलोचना हुई बात उनके गले से नहीं उतर रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।